तो आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अक्सर मतलब स्कूलों में हमें सिर्फ तारीखों और कुछ बुनियादी तथ्यों के तौर पर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। वो बस रटने वाली चीजें होती हैं। हाँ। लेकिन जब हम उस दौर की जमीनी हकीकत और उस समय के मनोविज्ञान को देखते हैं ना, तो एक पूरी तरह से नई और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। आज का हमारा विषय है 1917 का ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह। ये सच में भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी। और आज हमारे पास जो ऐतिहासिक नोट्स और तथ्य है ना, जो इस घटना का विवरण देते हैं, उनके आधार पर हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक स्थानीय किसान के निमंत्रण ने भारत के पहले सफल सत्याग्रह की नींव रखी और कैसे उस एक घटना ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। एकदम सही। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से, क्योंकि मुझे लगता है कहानी का असली बीज वहीं बोया गया था। बिल्कुल सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं आप। 1916 का वो अधिवेशन, अगर हम उस समय का माहौल सोचे तो वो बहुत ही एलीट किस्म का मंच हुआ करता था। हाँ, मतलब वहां तो पढ़े लिखे वकीलों और बड़े नेताओं का ही बोलबाला था। हाँ, सब सूट बूट वाले, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा शख्स था जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग था। राजकुमार शुक्ल। हाँ, चंपारण के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ला। मैं जब भी ये सोचती हूँ ना, तो मुझे हैरानी होती है कि उस दौर के सामाजिक ढांचे में जहां एक आम किसान और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच जमीन आसमान का फासला था, वहां राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी तक पहुंचने की हिम्मत कैसे जुटाई। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उनका वहां पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक गहरी हताशा का परिणाम था। चंपारण के किसान दशकों से लड़ रहे थे और हार रहे थे। वो समझ चुके थे कि स्थानीय स्तर पर कोई उनकी नहीं सुनेगा। बिल्कुल। और उनका गांधी जी के पास जाना सिर्फ एक बार का निमंत्रण नहीं था। वो लखनऊ से कानपुर, फिर साबरमती और कैलकाटा तक उनके पीछे पीछे गए। एक अजीब सी जिद थी उनकी। हाँ, और इसी जिद ने उस समय की जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी ना, उसे खींचकर खेतों की धूल में ला खड़ा किया। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। शुक्ल जी की वो जिद रंग लाई और आखिरकार गांधी जी ने उनके साथ चलने का फैसला किया। अगर हम ऐतिहासिक नोट्स के कालक्रम को देखें तो 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचते हैं और फिर 15 अप्रैल को वो चंपारण पहुंचते हैं। ये जो 4 दिन का सफर था, ये भी अपने आप में काफी रणनीतिक था। बहुत रणनीतिक था, क्योंकि 11 से 15 अप्रैल के बीच गांधी जी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई भाषण नहीं दिया। वो चुपचाप एक शोधकर्ता की तरह जानकारियां जुटा रहे थे ना। जी, वो पटना पहुंचे, बड़े नेताओं से मिले, उन वकीलों से बात की जो किसानों के मुकदमे लड़ रहे थे। वो सिर्फ जमीनी हकीकत समझना चाहते थे। और मुझे लगता है ब्रिटिश प्रशासन के लिए ये एकदम नई चीज थी। बिल्कुल नहीं थी। एक नेता आ रहा है लेकिन वो कोई हंगामा नहीं कर रहा, वो बस शांति से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। और शायद इसी खामोशी ने प्रशासन को सबसे ज्यादा डरा दिया, क्योंकि 15 अप्रैल को जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, प्रशासन की प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हो। तत्कालीन मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ने तो बिना कोई समय गवाए एक्शन लिया। हाँ, तुरंत धारा 144 लगा दी गई। उन्हें चंपारण छोड़कर जाने का आधिकारिक आदेश थमा दिया गया। और जब गांधी जी ने जाने से इनकार किया तो सोचिए, अगले ही दिन 16 अप्रैल को उन पर बाकायदा मुकदमा ठोक दिया गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर महज एक व्यक्ति के आने से पूरी सत्ता ऐसे हिल गई जैसे कोई भूचाल आ गया हो। इसे प्रशासन की घबराहट के तौर पर देखना एकदम सही है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत उनके बनाए कानूनों और उनके खौफ पर टिकी थी। उन्हें लगा होगा कि नोटिस मिलते ही ये नया नेता आम लोगों की तरह डर जाएगा या फिर कानूनी दांव पेच में उलझ जाएगा। लेकिन हाइको को ये नहीं पता था कि 16 अप्रैल का वो दिन भारतीय इतिहास में सविनय अवज्ञा का असली जन्म होने वाला था। क्योंकि अदालत में गांधी जी ने जो कहा वो तो उनके पूरे सिस्टम को ही शॉर्ट सर्किट करने वाला था। एकदम। गांधी जी ने अदालत में खड़े होकर कहा कि हाँ, मैंने आपके कानून का उल्लंघन किया है, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये तो एक तरह से अपनी मर्जी से सजा मांगना हो गया। ब्रिटिश व्यवस्था तो इसके लिए डिजाइन ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। अदालत चाहती थी कि वो जमानत भरें और मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन उन्होंने जमानत देने से भी मना कर दिया। मतलब प्रशासन के सामने एक अजीब संकट खड़ा हो गया। हाँ,
अगर वो उन्हें जेल भेजते तो पूरे इलाके में दंगे भड़क सकते थे, और अगर छोड़ते तो ब्रिटिश कानून का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसी शांतिपूर्ण उल्लंघन ने पूरी हुकूमत को निहत्था कर दिया था। आखिरकार प्रशासन को एक कदम पीछे हटना ही पड़ा। मुकदमा वापस लिया गया और उन्हें अपना काम करने की छूट मिल गई। अब यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इस पूरे सत्याग्रह की रीढ़ है, मतलब वो जांच। क्योंकि अगर हम तिनखटिया पद्धति को नहीं समझेंगे तो चंपारण सत्याग्रह का असली कारण ही समझ नहीं आएगा। सही कहा। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक टैक्स प्रणाली समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि तिनखटिया का मतलब था जमीन के हर एक बीघे में से, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना। और ये नील की खेती किसानों के लिए विनाशकारी थी। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला तो कृषि से जुड़ा था ना। हाँ, नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये जमीन की सारी उर्वरक क्षमता सोख लेता है। मतलब जमीन बंजर हो जाती थी। बिल्कुल। एक बार जहां नील बो दिया गया, वहां फिर कई सालों तक अनाज नहीं उगाया जा सकता था। किसान भुखमरी की कगार पर आ जाते थे। और दूसरा कारण जो मुझे नोट्स में पढ़कर बहुत अजीब लगा, वो आर्थिक था। उस समय जर्मनी में सिंथेटिक रंग का आविष्कार हो चुका था। जी, सिंथेटिक डाई आ चुकी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक नील की मांग और कीमत दोनों गिर गई थी। तो फिर अंग्रेज बागान मालिक किसानों से नील क्यों उगवा रहे थे अगर उसकी कीमत ही नहीं थी? क्योंकि वो अपने नुकसान की भरपाई किसानों से कर रहे थे। वो मनमाने ढंग से गैर कानूनी कर वसूल रहे थे। अच्छा, अगर किसी किसान को नील की खेती से आजादी चाहिए तो उसे एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती थी। हाँ, ये एक तरह की खुली लूट और गुलामी थी। किसानों का अपनी ही जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। ये सीधे तौर पर उनके मानवाधिकारों का हनन था। इतनी खौफनाक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा रहा होगा। लेकिन गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई हिंसक रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कागज और कलम का सहारा लिया। जब प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो किसानों की दुर्दशा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, चंपारण अग्रेरियन समिति, जिसके अध्यक्ष F.G. सलाई थे। हाँ, F.G. सलाई। और इस समिति का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये था कि प्रशासन को मजबूर होकर गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाना पड़ा। जरा सोचिए, जिस इंसान को वो कुछ दिन पहले धारा 144 लगाकर रोकना चाहते थे, उसी इंसान को अब उस समिति में बैठना पड़ रहा था जो किसानों का भविष्य तय करने वाली थी। और यहीं पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। गांधी जी जानते थे कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ एक ही भाषा समझती है, दस्तावेजों और सबूतों की भाषा। जी, समिति का सदस्य बनने से पहले गांधी जी और उनके सहयोगियों ने चंपारण के अलग अलग गांवों में घूमकर लगभग 8000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए थे। 8000 बयान, वो भी 1917 के दौर में, जब ना कोई आधुनिक संचार माध्यम था ना कंप्यूटर। सब कुछ कागजों पर पूरी कानूनी बारीकियों के साथ दर्ज किया गया। और हर एक बयान की क्रॉस चेकिंग की गई ताकि प्रशासन किसी भी गवाह को झूठा साबित ना कर सके। मतलब जब समिति की बैठकें शुरू हुईं तो गांधी जी के पास सिर्फ भावनाएं नहीं थीं, उनके पास दस्तावेजों का एक ऐसा पहाड़ था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उन्होंने अंग्रेजों के ही बनाए हुए नौकरशाही के हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि समिति को झुकना पड़ा। उनके सिफारिशों के आधार पर वो जो दमनकारी तिनकठिया पद्धति थी उसे हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसके परिणाम स्वरूप चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया गया। चंपारण एग्रेरियन एक्ट। ये तो किसानों के अधिकारों का आधिकारिक घोषणा पत्र था। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये इस बात का लिखित प्रमाण था कि एक संगठित, शांतिपूर्ण और तथ्यात्मक आंदोलन कैसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नीतियों को बदल सकता है। इस जीत ने तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा भरती होगी। और इसी दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने इस आंदोलन को एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप दे दिया। आप उन उपाधियों की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। हम सब बचपन से गांधी जी को महात्मा और बापू कहते आ रहे हैं, लेकिन इन उपाधियों का जन्म यहीं चंपारण में हुआ था। ये पहलू बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये नाम कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चंपारण के लोगों की भावनाओं का परिणाम थे। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो एक बहुत खूबसूरत बात सामने आई। राजकुमार शुक्ल जी से जुड़ी हुई। हाँ, वही राजकुमार शुक्ल जो उन्हें लखनऊ से लेकर आए थे
उन्होंने ही सबसे पहले गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। एक आम किसान द्वारा दिया गया नाम बापू यानी पिता। ये इस बात का प्रतीक था कि किसानों ने उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का संरक्षक मान लिया था। और दूसरी तरफ इसी संघर्ष और उनके नैतिक बल को देखते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। एक तरफ जमीन से जुड़ा किसान उन्हें बापू मान रहा है और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्तित्व उन्हें महान आत्मा के रूप में देख रहा है। ये दोनों उपाधियां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो अलग-अलग छोरों को जोड़ती हैं। चंपारण वो प्रयोगशाला थी जहां सत्य और अहिंसा को पहली बार परखा गया। लेकिन कोई भी प्रयोगशाला अकेले तो चलती नहीं। इस पहले सत्याग्रह को सफल बनाने में स्थानीय नेतृत्व का भी बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी और मजहरुल हक जैसे दिग्गज नेता वहां उनके साथ कंधा मिला के खड़े थे। ये सब तो भारत के भविष्य का नेतृत्व थे। चंपारण एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था, जहां उन्हें सिखाया जा रहा था कि जनता से कैसे जुड़ना है और कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। ये सब बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन अब मैं उस घटना पर आना चाहती हूँ जो शायद हमारे ऐतिहासिक स्रोतों का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। बत्तख मियां की कहानी। जी, एक ऐसा गुमनाम नायक जिसके बिना शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जब ब्रिटिश बागान मालिकों को लगा कि वो कानूनी रूप से हार रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी भी आंदोलन को पल भर में खत्म कर सकता था। साजिश का रास्ता। जरा उस समय के हालात की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सत्याग्रह जोरों पर है और उसी दौरान चंपारण के एक प्रमुख ब्रिटिश बागान मैनेजर एरविन ने गांधी जी को बातचीत के बहाने अपने घर रात के खाने पर बुलाया, जो कि ऊपर से एक कूटनीतिक मुलाकात लग रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर गांधी जी के दूध के गिलास में जहर मिलाने की खौफनाक साजिश रची गई थी। और ये काम किसे सौंपा गया? एरविन के एक गरीब रसोइये बत्तख मियां को। एरविन ने बत्तख मियां को लालच भी दिया और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। एक गरीब इंसान के लिए ये कितना बड़ा नैतिक संकट रहा होगा, जिसके पास न सत्ता है न पैसा। एक तरफ शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी की धमकी और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो हजारों किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन बत्तख मियां ने उस रात जो किया वो अकल्पनीय था। जब वो दूध का गिलास लेकर गए तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बिल्कुल नहीं। उन्होंने गांधी जी और वहां मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इशारों में बता दिया कि दूध में जहर है। और गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया। एक गरीब रसोइये ने महज एक इशारे से एक शक्तिशाली साम्राज्य की साजिश को नाकाम कर दिया। ये सच में बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये घटना सिर्फ एक जान बचाने की नहीं है, ये दिखाती है कि आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी थीं। आंदोलन अब समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच चुका था। बत्तख मियां जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो किसानों की उम्मीद मर जाएगी। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस विचार को मरने से बचाया जो आगे चलकर पूरे देश को आजाद कराने वाला था। इतिहास की धारा कैसे एक चंद सेकंड के फैसले पर निर्भर कर सकती है, ये सोचकर ही सिहरन होती है। जाहिर है इसके लिए बत्तख मियां को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, उनकी जमीन छीन ली, उनके परिवार को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनका ये बलिदान आज भी इस बात का गवाह है कि आज़ादी की लड़ाई में आम इंसान की भूमिका कितनी बड़ी थी। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ भी है। बिल्कुल। पूरी यात्रा को अगर हम एक नज़र में देखें, लखनऊ में राजकुमार शुक्ल की जिद से लेकर चंपारण पहुंचने तक, मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने से लेकर 8000 किसानों के बयान दर्ज करने तक, और अंततः चंपारण कृषक अधिनियम लागू होने तक, ये महज एक कृषि पद्धति का अंत नहीं था, एक नए युग की शुरुआत थी। इसी जमीन ने भारत को बापू और महात्मा दिए। सविनय अवज्ञा का वो हथियार दिया जिसने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बदलाव के लिए सिर्फ शोर मचाना काफी नहीं है। सही रणनीति और तथ्यों की जरूरत होती है। बहुत ही शक्तिशाली सीख है ये। तो आज के इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा गहराई से अगर सोचा जाए, अगर उस दिन एक आम रसोइये बत्तख मियां ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस जहर की साजिश का खुलासा ना किया होता, या फिर एक साधारण से किसान राजकुमार शुक्ल ने वो जिद ना पकड़ी होती, तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम उसी दिशा में आगे बढ़ता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इतिहास की कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर उन गुमनाम लोगों के छोटे लेकिन बेहद साहसी फैसलों पर टिकी होती हैं, जिनका जिक्र किताबों के पन्नों में बहुत कम मिलता है।
ऐसे और कितने अनकहे फैसले होंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। श्रोताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। जी, इस सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और ऐतिहासिक पन्नों की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए और सीखते रहिए।